नमस्कार दोस्तों। अब हम विचार करने जा रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप। देखो क्या है, इसको हम बात कर लेते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,37,263 किलोमीटर, क्षेत्रफल जो है 32,87,263, जो कि विश्व का कितना है 2.40%, जो कि विश्व के संदर्भ के अंदर कितना है 2.40%। और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर ये होगा। अब देखो जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो उस क्षेत्रफल में जो भौतिक प्रदेश के अंदर पर्वत आते हैं, उन पर्वतों का जो यानी कि हिस्सा है 10.41% हिस्सा जो यानी कि पर्वतों का जाता है, ठीक है ना, भौतिक प्रदेश के अंदर। बात करेंगे हम पहाड़ियों के बारे में। तो इस जो क्षेत्रफल है जो हमारा, इस क्षेत्रफल का कितना हिस्सा आ जाता है, तो यानी कि वह आ जाता है 18.5 जो प्रतिशत है इस क्षेत्रफल का, जो यानी कि हमारा पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अब बात करेंगे हम यानी कि पठार के अंदर। तो जो ये क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का यानी कि 27.7% हिस्सा जो यानी कि पठार के अंदर है, वह आ जाता है इस भौतिक प्रदेश के अंदर। देखो भारत की क्षेत्रफल जो यानी कि है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के अंदर बात करेंगे तो यानी कि विश्व के संदर्भ के अंदर 2.40% है। अब बात करेंगे हम विश्व के संदर्भ के अंदर ही अगर बात करें हम, जो जनसंख्या है वो 17.5 लगभग है। अगर बात करेंगे तो यानी कि 121 करोड़, जो 2011 की जनगणना के अनुसार था, 2011 की जनगणना से है, ठीक है ना। अब देखो हमने बात की पर्वत के बारे में। तो पर्वत 10.41% है पूरे क्षेत्रफल के अंदर, पहाड़ी है 18.5% पूरे पहाड़ी के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, और पठार है 27.7 पूरे क्षेत्रफल के अंदर, ठीक है ना। अब हम इस भौतिक प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड करेंगे, 5 भागों में इसे बांटते हैं। सबसे पहला जो यानी कि हमारा जो भाग आ जाता है, वह आ जाता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर का जो हिस्सा है उसके जो पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर आ जाता है उत्तरी विशाल मैदान, उत्तर के अंदर जो विशाल मैदान है उनके बारे में बात करेंगे। फिर आ जाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, उसके अंदर बात करेंगे। फिर आ जाता है जो हमारा दक्षिणतम जो यानी कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करेंगे द्वीप भाग, जो द्वीप के अंदर जो द्वीपीय जो भाग है उसके अंदर। देखो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात करेंगे, महान हिमालय के बारे में बात करेंगे, लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे, शिवालिक हिमालय बात करेंगे। महान हिमालय को ही बृहद्रथ हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान के अंदर बात करेंगे तो इसमें नदियां आ जाएगी और प्रादेशिक जो चीजें हैं वो आ जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर बात करेंगे तो इसमें पूर्वी जो पठार है, दक्षिण का पठार है, बहुत सारे पठार है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तटीय जो मैदान है उसके अंदर हम बात करेंगे तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, इनके बारे में बात करेंगे। और द्वीपीय भाग है उसके अंदर यानी कि जो खाड़ियां हैं, द्वीप समूह है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो 5 भाग है उसके अंदर हम जो पहला भाग है उसको ले लेते हैं। तो पहला भाग का नाम क्या था, उत्तरी पर्वतीय मैदान, ठीक है ना, उत्तरी पर्वतीय मैदान। अब इस मैदान को हम हिमालय के अंदर बांटते हैं। तो हिमालय जो यानी आपको बताई दिए कितने हिमालय हैं, तो यानी यह 4 हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका। अब हम बात करते हैं सबसे जो पहला जो यानी कि हिमालय है हमारा ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। अब देखो आप इस ट्रांस हिमालय के अंदर यानी कि जो 3 श्रेणियां पाई जाती है, उन 3 श्रेणियों का नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। अब देखो हम बात करेंगे तो यानी इस काराकोरम पर्वत श्रेणी को जब तिब्बत के अंदर जो कहा जाता है वह कहा जाता है कैलाश श्रेणी। किस नाम से जाना जाता है कि तिब्बत के अंदर कैलाश श्रेणी के अंदर। अब देखो इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर यानी कि भारत की सबसे जो ऊंची जो पर्वत चोटी है वह है यानी केटू को हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन हम बोलते हैं केटू, जो कि कहां पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि लद्दाख के अंदर है। कहां पर है, लद्दाख के अंदर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था पहले, ठीक है ना। अब देखो आप देखो इसको
इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं? 4 ग्लेशियर। उन चारों ग्लेशियर के जो नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और वियाको ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर यानी कि ये चारों ग्लेशियर हैं जो यानी किस पर पाए जाते हैं? कौन सी पर्वत श्रेणी पर? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। ठीक है ना। बात करेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले 2 नदी आ जाती है। कौन सी? एक तो श्योक नदी और एक सिंधु नदी। अब जो ये श्योक नदी है सिंधु की ही सहायक नदी है, जो कि एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत में प्रवेश करने से पहले ही इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाती है? श्योक नदी, जो यानी कि तिब्बत से निकलती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंधु नदी के उद्गम के बारे में, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी निकलती है, तो ये सिंधु नदी के बारे में बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो दूसरा इंपॉर्टेंट यानी कि जो पर्वत हिमालय आ जाता है हमारा, कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय को हम बोलते हैं वृहद हिमालय, और इसके बारे में बात करेंगे तो इस वृहद हिमालय की जो ऊंचाई है 6000 मीटर की लगभग इसकी जो है ऊंचाई है, और इस महान और वृहद हिमालय के बारे में। अब देखो इसे यानी कि इस पर जो यानी कम वो प्रमुख जो यानी पर्वत है, इसको देखो नंगा पर्वत। इसकी जो यानी कि लंबाई है उसके बारे में बात करेंगे तो नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां तक इसकी कुल लंबाई है, वहां तक ये विस्तारित है। इस महान हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। आप देखो हम बात करेंगे इसकी जो प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो इसमें प्रमुख चोटियां नंगा पर्वत आ जाती है जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। बात करेंगे कि कामेर की जो इसकी ऊंचाई है 7757 मीटर। बात करेंगे नंदा देवी के बारे में, तो इसकी जो यानी ऊंचाई है 7817 किलोमीटर सॉरी मीटर। बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, जो यानी कि विश्व की सबसे बड़ी चोटी, और जो हमारे इसमें पड़ती है नेपाल के अंदर सबसे बड़ी चोटी। और बात करेंगे यानी कि इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, इस माउंट एवरेस्ट को। और बात करेंगे तो हम इसे जो बोला जाता है वह नोमो लुगमा कहा जाता है, इसे सागर माता भी कहा जाता है और पर्वतों की रानी कहते हैं। ठीक है। ये नेपाल के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर कितनी है इसकी? माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। कौन से हिमालय के अंदर है, क्या आपको याद रखना है? तो है महान हिमालय के अंदर। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इस महान हिमालय, इस वृहद हिमालय के बारे में, तो इसमें प्रमुख जो है दर्रे आ जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा, जो कि कश्मीर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर के अंदर। कौन कौन से? बुर्जिला और जोजिला। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो बारालाचा और सिरकिला दर्रा। बारालाचा सिरकिला दर्रा 2 दर्रे हैं जो यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ते हैं इस महान हिमालय के अंदर। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हो गए? बारालाचा और सिरकिला दर्रा। अब दूसरा आ जाता है तो यानी कि वह आ जाता है खापगला और नीति लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के अंदर यानी कौन कौन से दर्रे हैं? थापगला, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं। बात करेंगे हम बोमडिल्ला और जो भूमला, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। कौन कौन से? एक बोमडिल्ला और एक भूमला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। अब हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पड़ता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। एक ऐसा पर्वत है, एक ऐसी मतलब यहाँ की पर्वत श्रेणी है, एक चोटी है जो कि महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। कौन कौन से? लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच अगर कोई है तो वह है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यानी ये हमारे यानी कि इसके एक ट्रांस हिमालय और यानी कि महान हिमालय, जो कि उत्तरी पर्वतीय मैदान का भाग था, ये पढ़ लिए। अब हम आगे के बारे में बात करते हैं, लघु हिमालय और शिवालिका हिमालय। देखो अब आगे आ जाता है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का अगर हम बारे में बात करेंगे तो इसका उपनाम है हिमाचल हिमालय, पीर पंजाल हिमालय, धौलाधर हिमालय और नागरिबा हिमालय और महाभारत श्रेणी। देखो पीर पंजाल तो इसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता था। ठीक है। धौलाधार इसे कहा जाता था हिमाचल प्रदेश में, और इसे नागरिबा कहा जाता है, यह कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर।
और महाभारत जो श्रेणी है, यह श्रेणी कहा जाता है इसे नेपाल के अंदर, नेपाल, ठीक है ना, ये इसको इस नाम से जाना जाता है। जो इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर इसकी मतलब यानी ये चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 1800 से 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो पीरपंजाल जो एक दर्रा है, वो इसमें एक कश्मीरी घाटी के अंदर पीरपंजाल दर्रा है। इस पीरपंजाल दर्रे के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है 3494 मीटर। और दूसरा दर्रा रहता है हमारा बनियाल दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 2832 मीटर की ऊंचाई है। इसके जो घास के मैदान हैं उनको मुख्यतः रूप से मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। अब हम उत्तराखंड के अंदर बात करते हैं तो इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल और पयाल कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर। नेपाल और कांगड़ा व कुल्लू घाटियां ये सभी मध्य हिमालय के में पाई जाती है, ठीक है ना। अब जो हमारा चौथा जो हिमालय आ जाता है वह आ जाता है शिवालिक हिमालय। इसके उपनामों के बारे में बात करते हैं तो ब्राह्य हिमालय और इसे नदीय हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे यानी कि तीस्ता नदी हो गई और वो हाँ इस प्रकार से हो गई। अब इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो यानी कि ये 850 मीटर से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ये हमारी कुछ यानी कि पहला जो यानी कि उत्तरी पर्वतीय मैदान है वह भाग हो गया, पर्वतीय प्रदेश वह भाग हो गया, और चारों हिमालय के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाले भाग के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक विभाग, भौतिक प्रदेश के दूसरे भाग के बारे में, जिसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहते हैं। देखो क्या है, इसके अंदर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे बोलते हैं। इसके अंदर इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसे कहा जाता है। इसकी जो लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो 150 से 300 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है। बात करेंगे इसे पूर्व से इसका जो ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई होती जाती है। जैसे मान लो कि पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर आती आती है इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई है, ठीक है ना। अब इसको कई प्रदेशों के अंदर बांटे गए हैं। जैसे मान लो कि भाबर का जो प्रदेश है सिंधु से तीस्ता नदी तक है। इसके अंदर जो मुख्य जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि नदियों के द्वारा कंकर और मिट्टी ला करके जो जलोढ़ मृदा पाई होती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तराई प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यह छोटी छोटी नदियां, जो छोटी छोटी नदियां आगे यहाँ पे अदृश्यित हो जाती है यानी लुप्त हो जाती है, उसके अंदर हम तराई प्रदेश के अंदर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मुख्यतः जो नदियां पाई जाती है चिकनी मृदा, जलोढ़ मृदा, इस सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। कंकर पत्थर आदि लेकर आती है नदियां। कौप प्रदेश होता है, गंगोद और गंगा की कौप, इस कौप प्रदेश को, इस जो कौप प्रदेश है इसे जो यानी गंगोद और गंगा की कौप भी कहा जाता है, ठीक है। बांगर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो सतलज और गंगा के उत्तरी भाग के हिस्से में यह बांगर प्रदेश आता है। और यहाँ पे जो यानी कि बात करते हैं इसका जो समय है प्लेस्टोसीन काल, बांगर प्रदेश के बारे में इसका जो समय है प्लेस्टोसीन काल जो बताया है। अब देखो खादर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यह बाढ़ मैदान और कच्छारी प्रदेश भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर जो नवीन जलोढ़ मृदा, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है कि जो जलोढ़ मृदा जो यानी नदियां जो पानी लेके आती है तो यहाँ पे लाके छोड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा यानी नदियों के द्वारा निरंतर लाई जाती है तो उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब देखो गंगा का मैदान के बारे में बात करेंगे तो गंगा का मैदान जो बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनके अंदर इसका जो क्षेत्रफल है 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके जो दाहिने किनारे से जो इसकी सहायक जो नदियां हैं वह है यमुना और सोम, और बाएं किनारे से जो सहायक नदियां हैं वह है घाघरा, गंडक और कोसी नदी, ठीक है ना। अब इस गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से आप मत पढ़ो, यहीं तक ठीक है, ठीक है ना। अब बात करो ब्रह्मपुत्र
का मैदान, इस मैदान को देखो, यह जो मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के जो बीच यह मैदान है। बात करेंगे, यह सबसे लंबा और सबसे पतला मैदान है, सबसे लंबा और सबसे पतला मैदान है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं तो इसे अशोम घाटी भी कहा जाता है। इस ब्रह्मपुत्र के मैदान को अशोम घाटी भी कहा जाता है। सहिया के प्रवेश, अब जो यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है सहिया से प्रवेश करती है, प्रवेश करते करते 720 किलोमीटर चलने के बाद धुबरी नामक स्थान से, यानी जो दक्षिण में पड़ता है, वहां से यह निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो उत्तरी भारतीय का विशाल मैदान है ये हो गया। और अब हम बात करेंगे अगले भाग के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें सबसे पहले जो है कि मेवाड़ का पठार आ जाता है, जो अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसके अंदर मुख्य जो राज्य आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। उसके बाद बात करते हैं तो मालवा का पठार, जो केंद्रीय उच्च भूमि का एक विशाल चट्टान है। और यह हाड़ौती पठार जो राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, जैसे बाड़मेर, उधर से झारखंड, कोटा और बारां, झालावाड़। बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार जो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से, छोटा नागपुर का जो पठार है यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर यह विस्तारित है। और बात करेंगे, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तरी पठारी क्षेत्र और एक दक्षिणी पठारी क्षेत्र, और तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। उत्तरी पठारी क्षेत्र के अंदर देखो हजारीबाग प्रसिद्ध है, और दक्षिणी पठारी के अंदर एक गौरची पठार प्रसिद्ध है। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो यानी कि राजमहल पर्वत ये प्रसिद्ध है। छोटे नागपुर के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो चोटी है प्रमुख परशनाथ, जो कि 1366 मीटर ऊंची है। और ये हजारीबाग जो पठार है उसमें परशनाथ जो चोटी है यह मिलती है। एक डलवा पर्वत जो यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को क्या करता है, अलग करता है। रोहट ऑफ इंडिया जो कि खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ बेसिन और उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच छत्तीसगढ़ बेसिन जो 2 राज्यों के मध्य पाया जाता है। देखो दंडकारण्य का जो पठार है यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्यों में पाया जाता है। दक्कन पठार के बारे में बात करते हैं तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो धूपगढ़ सर्वोच्च इसकी चोटी है, धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा की। दक्कन ट्रेप के बारे में बात करते हैं तो यह जो इसकी चोटियां हैं अजंता और हरिश्चंद्र इसकी सर्वोच्च चोटियां हैं। और थालघाट और भौरघाट जो मुंबई और पुणे तक को यानी जोड़ता है। कर्नाटक जो पठार है मलनाड ऊंचे पठार जो यानी कि बाबा बुदन, इसकी जो सर्वोच्च चोटी कौन सी, बाबा बुदन सर्वोच्च चोटी है कर्नाटक पठार की। आंध्र पठार के बारे में बात करते हैं तो आंध्र पठार और तेलंगाना पठार यानी दोनों ही एक है, जो यह स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं जो यानी कि इसका चौथा भाग है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा भारत का भौतिक प्रदेश चल रहा था उसके भाग नंबर 4 के बारे में, जिसमें आता है तटीय मैदान। तटीय मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक तटीय भाग होगा हमारा पश्चिमी तट और एक होगा पूर्वी तट। पश्चिमी तट के बारे में बात करते हैं तो यह जो कि गुजरात से नीचे वाला हिस्सा है और केरल तक इसके अंदर हम बात करेंगे। और जब पूर्वी जो घाट है उसके अंदर बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल के एक गंगा सागर है वहां से, जहां पर गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है तो वहां से हम बात करेंगे और कन्याकुमारी तक हम बात करेंगे। तो देखो हम बात करते हैं इसके बारे में। पहला जो घाट है पश्चिमी जो तटीय मैदान है
उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको जो यानी कि क्या बोलते हैं, 4-5 यानी कि इसके बारे में बात करते हैं भाग के बारे में। पहला आ जाता है गुजरात मैदान, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। और उसके बाद बात करते हैं तो इस गुजरात ही मैदान को हम बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ का जो मैदान है हम इसे ही बोलते हैं। देखो कोंकण तट के बारे में बात करते हैं तो कोंकण तट है जो है वह महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अब इस कोंकण तट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख जो यानी कि घाट आते हैं, जैसे एक हो गया थाल घाट, एक हो गया थाल घाट, दूसरा हो गया यहाँ पे भोर घाट, ठीक है, और तीसरा हो गया यहाँ पे कौन सा, पार घाट। ये इसके प्रमुख घाट है किसके, महाराष्ट्र के कोंकण तट के प्रमुख ये घाट आ जाते हैं यहाँ पे। देखो फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, कन्नड़ तट के बारे में। तो कन्नड़ तट के बारे में हम बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ विशेष जो है तट आ जाते हैं। इसमें एक तो आ जाता है कुम्भरेली और एक आ जाता है अंबुले। इसके जो प्रमुख तट है किसके, कर्नाटक के, कौन कौन से है, एक तो कुम्भरेल और एक है अंबुले। ये इसके प्रमुख तट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में मालाबार तट, जो कि केरल के अंदर है। इसमें भी प्रमुख जो तट आते हैं उनमें से है एक तो पाल तट और एक है सैंड तट, सैंड घाट और पाल घाट। इसके बारे में बात करते हैं तो ये कुम्भरेल जो घाट है और अंबुल घाट कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, जो कि कन्नड़ तट के अंदर आता है। थाल घाट और भोर घाट है जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो ये इनके प्रमुख क्या है, घाट है। अब बात करते हैं इसकी जो प्रमुख जो विशेषता है पश्चिमी तटीय मैदान की। यहाँ पे क्या है कि चौड़ाई कम होती है, किसकी, नदियों की चौड़ाई कम होती है। और जो ये तटीय मैदान है उसके बारे में बात करें तो यहाँ की जो नदियां हैं उनकी चौड़ाई कम होती है। और जो नदियां हैं एस्चुरिये उसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और यहाँ पे जो लेगुन झीलें हैं, अब देखो लेगुन झीलें जो केरल है उसकी जो सारी जो झीलें हैं उनको हम लेगुन झील करेंगे। उनके अंदर जो यानी कि एक विशेष जो नाम आता है तो वह आता है कयाल का। कयाल जो झील है, झीलों के ही नाम को एक विशेष रूप से एक कयाल झील है। वहां से क्या होता है कि बेम्बानाद है, बेम्बानाद जो है झील है, वहां से NH-47A नेशनल हाईवे 47A, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसके बारे में बात करते हैं तो यह 7 ही किलोमीटर है, 7 किलोमीटर का यह नेशनल हाईवे है 47A। हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो यहाँ पे देखो बात चल रही है तो इसकी जो अगर लगभग लंबाई के बारे में बात करते हैं तो ये 1840 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है वह आ जाती है। तो ये जो प्रमुख विशेषता है पश्चिमी तटीय मैदान की, इसके बारे में हमने जान लिया। अब देखो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात करते हैं। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है इसका जो शुरुआत जो होती है उत्तर के बारे में, तो उत्तर से यह गंगा सागर पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, वहां से ये स्टार्ट होती है। और हम बात करते हैं तो गंगा के जो यानी कि डेल्टा का जो निर्माण करती है, गंगा का मतलब यानी कि गंगा का लगभग यानी कि जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के अंदर वहां से और कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है रहने वाले हैं। इसमें जो प्रमुख है एक तो बंगाल घाट और जो दूसरा है उत्कल तट। बंगाल तट हो गया, एक उत्कल तट हो गया। उत्कल जो तट है इसको उत्तरी सागर भी तट भी बोला जाता है, उत्कल तट को उत्तरी सागर तट भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आंध्र तट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तमिलनाडु तट जिसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। कोरोमंडल तट जो यानी कि महत्वपूर्ण पूर्वी तट के बारे में एक महत्वपूर्ण कोरोमंडल तट हो जाता है। ये जो कोरोमंडल तट का जो निर्माण है, एक कावेरी जो नदी है हमारी, उस कावेरी नदी के जो डेल्टा निर्माण के कारण इसका निर्माण होता है कोरोमंडल तट का। उसके बाद देखो इसकी जो प्रमुख जो झीलें हैं, किसकी, पूर्वी तटीय मैदान की जो प्रमुख झीलें हैं उसमें चिल्का झील आ जाती है। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील ओडिशा के अंदर है। कोलेरू जो झील आ जाती है यह आंध्र प्रदेश के अंदर आती है।
और पुलिकट जो झील है यह जो आ जाती है हमारी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर आ जाती है। अब हम बात करेंगे जो इसकी पूरी तटीय मैदान के बारे में, तो इसकी जो चौड़ाई है, नदियों की जो चौड़ाई है बहुत ही अधिक होती है। और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो फसल होती है वह होती है चावल। कौन सी होती है? चावल होती है। तो ये हमारा तटीय मैदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है ये यही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम जो अंतिम जो हमारा जो तटीय भाग है उसको हम अध्ययन कर लेते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, अब हमारा जो अंतिम जो भौतिक भूगोल का, भारत की भौतिक भूगोल का जो अंतिम भाग था द्वीप समूह, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो भारत के अंदर यानी कुल कितने द्वीप समूह हैं ये फिर हो सकते हैं। तो वैसे तो 247 द्वीप समूह है, लेकिन कुछ कुछ किताबें 1000 भी बताती है लगभग। कुछ कुछ किताबें 1000 भी बताती है, लेकिन वैसे तो 247 द्वीप समूह है, जिसमें से 204 बंगाली खाड़ी की के अंदर पाए जाते हैं, और जिसमें 36 है वो अरब सागर के अंदर पाए जाते हैं। यानी 204 बंगाली खाड़ी और 36 अरब सागर, ऐसे मिला के 247। लेकिन कुछ कुछ किताबें 1000 भी इनकी संख्या बताती है। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी 2 भागों में डिवाइड होगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं अंडमान द्वीप समूह की। ओनली अंडमान द्वीप समूह की जो प्रमुख चोटी है सैंडल चोटी, उस चोटी की जो लंबाई है 737 मीटर। इस सैंडल चोटी की जो लंबाई है 737 मीटर है। अब हम बात कर लेते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ये जो पिग्मेलियन जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका जो अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से है। ठीक है ना। तो पिग्मेलियन जो पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर आता है, यह इसके बारे में बात करते हैं। तो इंदिरा पॉइंट, इसका जो इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। गंगा सागर द्वीप समूह जो कि हुगली जो नदी है उसके मुहाने ये है। हुगली नदी के मुहाने कौन सा द्वीप समूह है? तो गंगा सागर द्वीप समूह। पंपन द्वीप समूह जो कि मन्नार की खाड़ी के अंदर है। पन्नर जो द्वीप समूह है मन्नार की खाड़ी के अंदर है। लक्ष्य द्वीप समूह, लक्ष्य द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं तो अरब सागर के अंदर यह पाया जाता है, और ये परवाला द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं लोग। अब देखो खदिया बेट और अलिया बेट, खदिया बेट और अलिया बेट जो है गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, और यह ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने ये है। दोनों की दोनों कौन से? खदिया बेट और अलिया बेट जो द्वीप समूह है, दोनों नदियों के मध्य मुहाने पाए जाते हैं। साल सेठ द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं तो ये मुंबई जो हमारा शहर है सबसे बड़ा भारत का, ये साल सेठ द्वीप समूह के ऊपर ही बसा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंडफॉल। लैंडफॉल जो द्वीप समूह है यह भारत के अंदर है, और जो कोको द्वीप समूह है ये म्यांमार के अंदर है। अब जो लैंडफॉल द्वीप समूह और कोको जो द्वीप समूह है म्यांमार के अंदर, इन दोनों के मध्य के बारे में बात करते हैं तो कोको चैनल इनको जोड़ता है। कोको चैनल है जो लैंडफॉल भारत को और कोको म्यांमार को, दोनों को आपस में जोड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं अंडमान। अंडमान जो द्वीप समूह है इसी के कुछ भागों की। तो हेवलॉक द्वीप समूह है, इसका जो परिवर्तित जो नाम है यानी कि नया जो नाम है स्वराज द्वीप समूह, और दूसरा आ जाता है नील द्वीप समूह, इसका जो परिवर्तित जो नाम कर दिया यानी नया नाम कर दिया वह कर दिया शहीद द्वीप समूह। और रोस द्वीप समूह है, इसका जो परिवर्तित नाम है जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो नाम है परिवर्तन कर दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह। लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो 10 डिग्री चैनल है, जिसे हम 10 डिग्री जल संधि भी कह सकते हैं,
ठीक है। अब देखो चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो हाल ही में इसका जो नाम है परिवर्तन कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह। अब इसका जो नाम परिवर्तन किया था वह कब किया था, तो वह किया था 15 अक्टूबर 2015 को इसका नाम परिवर्तित किया था। तो यह आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र, जिसका जो नया नाम कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह। कब किया था इसका नाम परिवर्तन, 15 अक्टूबर 2015 को, ठीक है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप समूह है, जो पुलिकेटन झील के मोहाली स्थित है। पुलिकेटन जो झील है उसकी मोहाली स्थित है। अन्नाईमोड़ी जो यानी कि एक क्या है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, कौन सी, अन्नाईमोड़ी। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है 3795 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, अन्नाईमोड़ी। एक दोदा बेटा भी ऊंची चोटी है, जो यानी कि नीलगिरी के ऊपर है, जो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। तो ये जो हमारा अंतिम जो भौतिक भूगोल का बिंदु था द्वीप समूह, ये हमारा इंपॉर्टेंट हुआ। देखो यह रिवीजन क्लास जो अभी चल रही है संपूर्ण भारत का भूगोल। अब हम बात करेंगे इसके आगे भारत की जो नदियां हैं उनको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।